हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और MCQ सीरीज़ में ये अगला वीडियो है जो कि चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट नंबर 4 जो है आपकी अप्लाइड फिज़िक्स सेकंड में विद्युत धारा उससे ऊपर बेस्ड है। और इसमें भी हम देखिए क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चंस की संख्या को देखते हुए हर वीडियो में, हर सीरीज़ के वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द डिवाइस विच मेंटेन्स और सप्लाई एनर्जी फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट इज़ कॉल्ड। युक्ति जो किसी परिपथ में आवेशों के प्रवाह को बनाए रखती है या आवेशों के प्रवाह को ऊर्जा देती है कहलाती है। तो देखिए डेफिनेशन आपको थ्योरी क्लास में मैंने क्लियरली बताई है। आप अगर जानते हैं इस चीज़ को कि आवेशों के प्रवाह को कौन बनाता है, तो कौन मेंटेन रखता है सेल सर्किट में, तो वो एक सेल होता है। ठीक है ना। सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और फिर चार्जेस को फ्लो करवाता है। और जो उसका फ्लो बनाने रखने के लिए जो इसका EMF रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो E = W/Q होता है। तो ये कार्य, ये ऊर्जा जो है वो दी जाती है आवेशों को चलने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी कि विद्युत प्रतिरोध, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विद्युत चालक, ये भी नहीं होगा। ये दोनों तो बल्कि एनर्जी को खर्च करेंगे यहाँ पे। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल जो है ये सही ऑप्शन होगा हमारा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का C ऑप्शन जो है वो सही होगा। देखिए अगर आपने इनसे रिलेटेड थ्योरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आने मुश्किल होंगे और रटने पड़ेंगे। इसलिए मैं फिर से सजेस्ट करता हूँ, आपको बार बार सजेस्ट करता हूँ कि आप जो है हमारे चैनल पर जा कर के थ्योरी वीडियोस जो हैं इनसे रिलेटेड वो देखिए। अलग अलग यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाएं और वहाँ पर इन चैप्टर्स से रिलेटेड थ्योरी क्लासेस देखें, तो आपको ये कंसेप्ट्स जो हैं वो अपने आप ही तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कन्वर्ट्स, वैद्युत रासायनिक सेल रूपांतरित करता है। फर्स्ट पार्ट, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नाम से ही पता लग रहा है, या केवल सेल भी देते तब भी आप जान जाते। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब केमिकल रिएक्शंस इसके अंदर हो रही। रासायनिक, वैद्युत रासायनिक सेल मतलब रासायनिक क्रियाएं होकर के फिर विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका मतलब C ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ कॉल्ड, आवेश प्रवाह की दर कहलाती है। तो आवेश ये हुआ Q और दर उसका मतलब डिवाइड बाई टाइम। तो ये चीज़ क्या बनती है, ये आपको 10th क्लास में भी पता है कि आपका I = Q/T। किसी किसी बोर्ड में तो 8th क्लास में भी बता दिया जाता है। तो इसलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इलेक्ट्रिक सेल वैद्युत सेल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वो भी नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव ये भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज़, परंपरागत विद्युत धारा की दिशा होती है। इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में। इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में। C पार्ट बोथ ऑफ एबव, D पार्ट नन ऑफ एबव। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज होता है और कंसेप्ट हमारे पास है, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, करंट उसके उल्टे दिशा में फ्लो करेगी। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा में ये ऑप्शन नहीं सही हो सकता। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो इसलिए 4th का हमारा B ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन एनी सर्किट 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक करंट। किसी परिपथ में 5 सेकंड में 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, विद्युत धारा, प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 0.2 एम्पेयर, 0.51 एम्पेयर। तो देखिए आपको इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इतने सेकंड में, यानी कि कोई वायर है, उसका कोई क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट का परिच्छेद है, और इसमें से 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जा रहे हैं ये बता दिया है। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स N जो है 1.6 × 10⁻19 हो गया और टाइमिंग आपकी 5 सेकंड हो गई। तो I फॉर्मूला होता है Q/T, और अगर चार्ज नहीं दिया है डायरेक्ट बल्कि इलेक्ट्रॉन दिए हैं N इलेक्ट्रॉन, तो इतने इलेक्ट्रॉन और हर एक पे E चार्ज, यानी कि Q = N ही पुट कर देंगे और अपॉन T हो जाएगा।
तो अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज़ रख दें आप 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये आपको याद होना चाहिए था, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई टी यानी कि 5, ये यहाँ पे पुट कर दिया हमने। 10 टू द पावर 19 और 10 टू द पावर -19 ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो 1.6 इंटू 1.6 अपॉन 5, 16 का स्क्वायर 256 आप जानते हैं, तो इसलिए आप इसको सीधे 2.56 लिख सकते हैं। एक पॉइंट इधर यानी कि 2 पे पॉइंट लग गया, और अपॉन 5 कैंसिल करेंगे जब आप, तो देखिए 5 का 2 में डिवीज़न जाता नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, बजम 25, और ये उसके बाद 6 में 5 एकम 5, फिर 2.512 एम्पियर, ये आपके करंट की वैल्यू आएगी। आप यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके नियर अबाउट ये 0.51 लग रहा है, इसलिए इसका डी पार्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी रिचार्ज्ड, कौन से वैद्युत रासायनिक सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। प्राइमरी सेल यानी कि प्राथमिक सेल, जिसमें कि आपके एग्जांपल्स हैं ड्राई सेल हो गया, लेक्लांचे सेल हो गया, या फिर डेनियल सेल हो गया। बी पार्ट सेकेंडरी सेल, जिसमें लेड एक्यूमुलेटर हो गया, एल्कली एक्यूमुलेटर हो गया, यानी कि आपका सीसा संचायक, और एल्कली यानी कि क्षारीय संचायक सेल हो गया। शीशे की बजाय यहाँ पे सीसा लिखा जाएगा, मेटल जो होती है। और उसके बाद बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ द एबव। तो ये देखिए डायरेक्ट आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए प्राइमरी सेल्स वो होते हैं जो केवल एक बार एक डायरेक्शन में रिएक्शन होती है इसके अंदर, और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में नहीं बदल पाते हैं। लेकिन इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, जो सेकेंडरी सेल होते हैं, लेड एक्यूमुलेटर जो आपके जैसे बैटरी में लगती है, इन्वर्टर की बैटरी वगैरह में लगती हैं, तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में वापस से कन्वर्ट कर सकती हैं। तो एक बार आपने इनसे करंट ली और उसके बाद किसी नेक्स्ट अगले इलेक्ट्रिकल सोर्स में लगाया, तो रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाती है और ये फिर से चार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्वितीयक सेल जो है वो सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई ऑफ द सेल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई क्या होता है। ए पार्ट, इट इज़ नॉट ए फोर्स, ये कोई बल नहीं होता। बी पार्ट, इट इज़ एनर्जी गिवन टू यूनिट चार्ज बाय द सेल टू फ्लो टू द सर्किट, यह किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है, यानी कि E इज इक्वल टू W/Q। सी, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यह सेल के इलेक्ट्रोड के बीच अधिकतम विभवांतर होता है जब सेल से कोई धारा न ली जा रही हो। डी पार्ट उपरोक्त सभी। तो अगर आपने हमारे थ्योरी क्लासेस को रेफ़र किया है तो मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया है कि क्यों इसको पहले पुराने ज़माने में जो है वो इसको बल बोला जाता था, फोर्स बोला जाता था, और बाद में कैसे कंसेप्ट गलत हुए और फिर कैसे इसको दो तरीके होते हैं डिफ़ाइन करने के। तो कहने का मतलब है इसका फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है, इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है। डिटेलिंग अगर आपको चाहिए तो आप थ्योरी क्लास रेफ़र कर सकते हैं, और इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव यानी कि डी पार्ट को करेक्ट मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए व्हाट इज़ द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑफ द सेल, किसी सेल का टर्मिनल विभवांतर होता है। इट इज़ द एनर्जी गिवन टू द यूनिट चार्ज बाय द सेल टू फ्लो इन द सर्किट, यह किसी परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किसी सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है। बी है, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेल, यह सेल के इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर होता है जब सेल से कोई धारा ली जा रही हो। उसके बाद सी पार्ट है बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट है नन ऑफ द अबव। तो देखिए पहला ऑप्शन जो यहाँ पे है कि पूरे सर्किट में जो है फ्लो करने के लिए कितनी एनर्जी दी जा रही है यूनिट चार्ज को, तो ये तो वैसे ईएमएफ की डेफिनेशन होती है। अगर यहाँ पे इन्होंने ये दिया होता कि किसी सर्किट में बाहर मतलब सेल के बाहर कितना एनर्जी दी जा रही है खर्च करने के लिए यूनिट चार्ज को चलने के लिए, तो उसके लिए वी डिफाइन होता है। तो इसलिए ये जो लैंग्वेज दी है ये आपकी ई दी हुई है, ना कि ये वी। तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं सही है। उसका सेकंड पार्ट में है कि इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर होता है जब धारा ली जा रही हो सॉरी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही आप धारा लेते हैं आपका विभवांतर ई से थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए V इज इक्वल टू E माइनस IR। और अगर धारा न ली जाए, न लें धारा, तो फिर I इक्वल टू 0 हो जाता है, और यानी कि V इज इक्वल टू E, ये आपके EMF की डेफिनेशन बन जाती है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसलिए ये तो खैर लास्ट क्वेश्चन की बात हो गई। यहाँ पर देखिए धारा ली जाएगी तो हमारा टर्मिनल विभवांतर ही नापा जाएगा। तो इसलिए टर्मिनल विभवांतर की डेफिनेशन जो है बी ऑप्शन में है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द सेल, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध R होता है।
ए पार्ट दिस इज़ द रेजिस्टेंस विद इन द सेल, किसी सेल के अंदर का प्रतिरोध होता है। बी पार्ट दिस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ आउटसाइड ऑफ सेल, किसी सेल के बाहर का प्रतिरोध होता है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो आप देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध नाम से ही आंतरिक लग रहा है, यानी कि सेल के अंदर का प्रतिरोध, इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल सेल, यानी कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर होता है 0 शून्य, इनफाइनाइट यानी कि अनंत, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए एक सेल के अंदर जो है वो आंतरिक प्रतिरोध जो है एक प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। तो और इससे कम से कम रखने की कोशिश की जाती है। और अगर आदर्श सेल लेंगे इसका मतलब उसके अंदर तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें 10th का जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। हालांकि शून्य होना बहुत मुश्किल है, तो ये तो एक केवल कहने की बात है कि हाँ भाई आदर्श सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ओम्स लॉ, ओम के नियम के लिए क्या सत्य है। ए पार्ट है वैलिड फॉर कंडक्टर ओनली, केवल चालक के लिए सत्य है। बी पार्ट इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर आर कांस्टेंट देन करंट इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, यदि चालक की भौतिक दशाएं स्थिर हों तो चालक में प्रवाहित धाराएं चालक की सिरों पर विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए कंडक्टर्स के लिए सही है, सेमी कंडक्टर्स के लिए नहीं सही होता है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी सही है। और बी पार्ट में तो इसकी डेफिनेशन ही दी हुई है ओम्स लॉ की, तो इसलिए ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए हमारा सी ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए विच इज़ द करेक्ट रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर, विद्युत प्रतिरोध के लिए कौन सा सही संबंध है। आर इक्वल टू आई अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें आर इज इक्वल टू आई अपॉन ए ये ओम्स लॉ के हिसाब से होता है, एंड आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए ये रेजिस्टेंस की तो डेफिनेशन होती है, तो इसलिए ए और बी दोनों ही सही हैं, इसलिए आपका सी पार्ट यानी कि बोथ ऑफ द अबव जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है। ए पार्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कि चालक की लंबाई, बी पार्ट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, कैपिटल ए पर। सी पार्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर, और उपरोक्त तो सभी। तो आप जानते हैं फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस का रो एल अपॉन ए होता है, मतलब लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंड करेगा, और पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध पर भी निर्भर करता है। तो इसका मतलब सारे ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी पार्ट नन ऑफ द अबव सही होगा। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, केवल आप ऐसा मत करें कि केवल पहला ऑप्शन देखा कि चालक की लंबाई और आपको पता है कि चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, बस आपने इसी पर टिक किया और आगे बढ़ गए। आप बाकी सारे को आप देखिए कि वो गलत हैं कि नहीं, तब जा कर के आप इसमें ये, क्योंकि उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये देना जो है वो उपरोक्त में से कोई नहीं है तो वो तो ठीक होता है, लेकिन उपरोक्त सभी में फिर दिक्कत होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तीनों ही सही हो, तो सारे ऑप्शन जो है पढ़ने ज़रूरी हो जाते हैं। तो इसलिए सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आप आंसर टिक करें, वही बेटर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो निर्भर करता है। ए पार्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक की लंबाई पर, बी पार्ट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, कैपिटल ए पर। सी पार्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर यानी कि चालक के विद्युत प्रतिरोध, कैपिटल आर पर, और मटेरियल ऑफ कंडक्टर यानी कि चालक के पदार्थ पर। तो देखिए आप जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए में जो रो ये चीज़ होती है वो केवल चालक पर निर्भर करती है, यानी कि कॉपर है तो फिर कॉपर का अगर लंबा वायर है या छोटा वायर है या मोटा वायर है या पतला वायर है, ठीक है ना, या कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो या लेंथ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं इनके, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा। तो कहने का मतलब है कि चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो केवल चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी कि मटेरियल जब आप बदलेंगे, कॉपर की बजाय एल्यूमिनियम लेंगे तब जा कर के रो बदलेगा, अदरवाइज़ वो कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर, किसी चालक का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध आर। तो देखिए चालक के लिए जो कंडीशन होती है वो आपको फॉर्मूला पता भी है, आर इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर वन, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, क्योंकि इनका अल्फ़ा जो है प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो पॉजिटिव होता है।
तो ए पार्ट दिया डिक्रीजेज यानी कि घटता है, बी पार्ट इंक्रीजेज यानी कि बढ़ता है, सी पार्ट रिमेन्स अनचेंज्ड यानी कि स्थिर रहता है, या डी पार्ट उपरोक्त तो कोई नहीं। तो अगर चालक है तो उस केस में उसका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। हाँ, अगर ये आपका सेमी कंडक्टर होता यानी कि अर्धचालक होता तो फिर यहाँ पर घटता है ऑप्शन आता। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी ऑफ टू रेजिस्टेंसेस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज। दो प्रतिरोधों R1 R2 के समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध RP होता है। तो फर्स्ट पार्ट है R1 प्लस R2, ये तो आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन का हो गया। RP इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का होता है। देखिए उसी को सॉल्व करके आ जाता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसमें बार बार रख के वैल्यू सॉल्व करने से बेटर है, 2-3 लाइनों में कैलकुलेशन जाती है, तो इसलिए बेटर होता है कि हम जो है वो डायरेक्ट ये शॉर्टकट याद रख लें। तो ये इसी को सॉल्व करके आया हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF E एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ ए सेल। किसी सेल के विद्युत वाहक बल E तथा टर्मिनल विभवांतर V में संबंध होता है। तो देखिए वैसे तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये फेमस रिलेशन याद किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बदल के दे रखा है। एक फर्स्ट ऑप्शन है E इक्वल टू V प्लस IR, देखिए यहाँ से E निकालेंगे तो V प्लस IR हो जाएगा, और दूसरे में V इज इक्वल टू E प्लस IR, तो ये तो खैर गलत है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ ए सेल। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r का सूत्र होता है। ए पार्ट R इज इक्वल टू कैपिटल R V बाई E माइनस 1, R इज इक्वल टू कैपिटल R E बाई V माइनस 1, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो आप देखिए जो R इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। इसका यूज़ विभवमापी यानी कि पोटेंशियोमीटर के थर्ड एप्लीकेशन जो होता है उसके अंदर भी किया जाता है, तो ये फेमस रिलेशन है, याद भी रहना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए इफ़ R1 एंड R2 आर रेजिस्टेंसेस ऑफ ए कंडक्टर एट टेम्परेचर T1 एंड T2 विच इज़ द करेक्ट रिलेशन। यदि ताप T1 और T2 पर किसी चालक के प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 हैं तो कौन सा सही संबंध है। तो देखिए कंडक्टर की बात हो रही है, यानी कि चालक की बात हो रही है, तो आप अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए फेमस फार्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, यानी कि अगर और सॉल्व कर दें तो 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा T का मतलब T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे R2 इज इक्वल टू R1 और इतना इतना, ये आपको बी ऑप्शन में नज़र आ रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पर 1 इधर और 2 इधर का लगाए हैं, तो इसका मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, पर आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप बी ऑप्शन पे ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए ऑन इंक्रीजिंग लेंथ L ऑफ द कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी चालक की लंबाई L बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। फर्स्ट पार्ट है इंक्रीजेज यानी कि बढ़ता है, बी पार्ट है डिक्रीजेज यानी कि घटता है, सी पार्ट रिमेन कॉन्स्टेंट यानी कि अपरिवर्तित रहता है, और डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो आप देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, और इसमें आप देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब ऐसा ही क्वेश्चन आपका ए के लिए भी बन सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका रो के लिए भी बन सकता है, तो 2 और क्वेश्चंस भी इसके साथ तैयार हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, ऑन इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है वही रहता है। देखिए पिछला क्वेश्चन अभी बात कर रहे थे उसी तरह का क्वेश्चन ये नेक्स्ट फिर आ गया। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए है और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए है। इसका मतलब अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, ए को बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें 22 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर TC ऑफ द कंडक्टर। किसी चालक का क्रांतिक तापमान TC क्या होता है। ए पार्ट एट विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिकम्स इनफाइनाइट, यानी कि चालक का प्रतिरोध अनंत हो जाता है। एट विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम 0, चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव, डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए ये आपके सुपर चालकता यानी कि सुपर कंडक्टर से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। तो देखिए टर्मिनल क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर, 3 तरह के नाम होते हैं, किसी को भी लिखा जा सकता था यहाँ पे। तो TC वो टेम्परेचर होता है, अगर आपको ग्राफ याद है तो ये TC वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर, उस टेम्परेचर से ऊपर पे तो रेजिस्टेंस होता है, और जिस टेम्परेचर से नीचे यानी कि या उस टेम्परेचर पे या फिर उससे नीचे रेजिस्टेंस एकदम से 0 हो जाता है। ये रेजिस्टेंस और ये टेम्परेचर में ग्राफ है।
तो देखिए यहाँ पे जिस तापमान पर चालक का प्रतिरोध अनंत हो जाता है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। और जिस तापमान पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, ज़ीरो रेजिस्टेंस हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, तो ये आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज़। अतिचालक का प्रतिरोध होता है। अतिचालक को भी सुपर चालक बोलते हैं, दूसरा नाम है उसका। ए पार्ट है इनफाइनाइट यानी कि अनंत, बी पार्ट है ज़ीरो यानी कि शून्य, सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव एंड डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो देखिए अतिचालक यानी कि सुपर चालक यानी कि बहुत अच्छा चालक, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जो है इसका बिल्कुल ज़ीरो रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट माना जाएगा। देखिए अब हम आ गए हैं अपने वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर इज़। अतिचालक की चालकता क्या होती है? ए पार्ट इनफाइनाइट यानी कि अनंत, बी पार्ट ज़ीरो यानी कि शून्य, सी पार्ट बोथ ऑफ द अबव यानी कि और डी पार्ट नन ऑफ द अबव। तो आप देखिए जो अतिचालक यानी कि सुपर चालक होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज़ीरो होता है, ये आपको पता है, और चालकता यानी कि कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है यानी कि व्युत्क्रम होता है। अब आप इसमें रेजिस्टेंस केवल ज़ीरो डाल दें तो ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब 25 का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट माना जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में घुमा घुमा के कहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चंस, तो यही MCQ की खासियत होती है कि आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर हैं तो आप इसको कर पाएंगे। अगर आप केवल MCQ पढ़ते हैं और थ्योरी नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी के 25 क्वेश्चंस जो हैं वो देख लिए हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस और लेंगे, और मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा या इसमें और कोई सुधार की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ से रिलीज़ हों उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।